नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास वहशी पार्ट 7। लंच के बाद डिफेंस के पहले गवाह के तौर पर मुकेश ने कुंदन मेडिकल सेंटर की नर्स उषा जान को पेश किया। आप प्रशिक्षित अनुभवी नर्स हैं और एक प्राइवेट नर्सिंग होम में नौकरी करती हैं, उसने पूछा। यस सर, जवाब मिला। आपको महेंद्र मदान नाम के किसी पेशेंट की याद है जो कि पिछले साल जुलाई के महीने में वहां भर्ती था? याद है। उसकी वहां भर्ती के दौरान आप निरंतर ड्यूटी पर थी और अपनी एक शिफ्ट की हाजिरी आप खास उसकी भरती थी। यस सर, पेशेंट उधर ऐसा ही अरेंजमेंट करके रखा। पेशेंट कैंसर से पीड़ित था और उस बार बचने वाला नहीं था। यस सर। उसकी हालत शोचनीय कब हुई थी? वो भर्ती ही वैसी हालत में हुआ था। He was a hopeless case right at the time of admission on 5th of July last year. वो टर्मिनल केस था। उसका डेथ खाली मैटर ऑफ टाइम था। मंगलवार 13 जुलाई को दोपहर के थोड़ी ही देर बाद तो वो कोमा में चला गया था और फिर कोमा में ही 2 o'clock at night उसका डेथ हो गया था। कोमा ऐसा गंभीर बेहोशी की अवस्था को कहते हैं जिसमें मरीज मुर्दे के बराबर होता है, न हिल सकता है न बोल सकता है। यस सर। उस दौरान उसके लिए फोन कॉल आई थी? आई थी। आया थी। आया था। मैं सबको उसका कंडीशन एक्सप्लेन किया और कट किया। मरीज ने उस दौरान खुद भी कोई कॉल की थी? क्या बोलता है मैन? वो नाक पर बैठा मक्खी उड़ा ना सकता, कॉल किधर से करता? उस दौरान कोई मुलाकाती वहां पहुंचा था? खाली एक, उसका वाइफ। थोड़ा देर उसका बाजू में बैठा और चला गया। थैंक यू मैडम। योर विटनेस मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मरीज के कोमा में चले जाने के बाद आप उसके करीब रही थी? अदलखा ने पूछा। यस सर। हमेशा? यस सर। ड्यूटी आवर्स तक, 6 PM तक। लंच के लिए तो गई होंगी? मेरे को लंच उधर रूम में ही सर्व होता था। आप 6 बजे तक, अपनी ड्यूटी ऑफ होने तक कतई कहीं नहीं गई थी? टॉयलेट में भी नहीं? टॉयलेट उधर अटैच्ड है। ओके, लेकिन आपने दरवाजा तो बंद किया होगा? मैन, दैट्स बट नेचुरल। आई एग्री विद यू। मेरा सवाल ये है कि जब टॉयलेट का दरवाजा बंद था और बंद दरवाजे के पार आप मरीज को नहीं देख सकती थी, तो क्या पता उस दौरान थोड़ी देर के लिए, इतनी थोड़ी देर के लिए कि कहीं एक मुख्तर सी टेलीफोन कॉल कर पाता, वो कोमा से उबरा हो? मैन, दैट इज इम्पॉसिबल। क्या पता किसी करिश्माई तरीके से इम्पॉसिबल थोड़ी देर के लिए पॉसिबल हो गया हो? वो फिर भी टेलीफोन कॉल नहीं कर सकता था। क्यों? अदलखा गर्जा। फिर भी क्यों नहीं कर सकता था? शाउट काहे को करता है? सवाल पूछता है या मेरे को डराता है? दर्शकों में हंसी की लहर दौड़ गई। आप प्लीज बयान कीजिए। अदलखा सुर नीचा करके बोला। वो फिर भी कॉल क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि नर्स विजेता कैसे स्वर में बोला, तब वो ऑक्सीजन टैंक में बंद था। ओह! अदलखा के मुंह से मायूसी से निकला। नो मोर क्वेश्चन मैडम, थैंक यू वेरी मच। डिफेंस का दूसरा गवाह सोनिका गुप्ता थी। उसने तस्दीक की कि वो कभी आनंद आचार्य एंड प्रधान के ऑफिस में बतौर स्टेनोग्राफर और जनरल ऑफिस सेक्रेटरी काम करती थी। क्या ये सच है? उस फर्म में मुख्यतः आप फर्म के पार्टनर राजीव आचार्य की सेक्रेटरी थी। सच है, वो बोली। कितना अरसा आपने वहां नौकरी की? 6 साल। इस मुकम्मल अरसे में आप मिस्टर आचार्य की सेक्रेटरी रहीं? जी नहीं, सिर्फ आखिर के 2 साल। बाकी के 4 साल मैं सिर्फ स्टेनोग्राफर थी। बतौर सेक्रेटरी भी आप डिक्टेशन लेती थी? जी हाँ, लिहाजा महेंद्र मदान की आखिरी वसीयत की, जो कि उसने 21 जून को की बताई जाती है, डिक्टेशन भी आपने ली थी? जी हाँ। आपको याद है उस वसीयत में क्या था? टोटल टैक्स याद नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर जो उसमें था वो याद है। वही बताइए। उस वसीयत में महेंद्र ने अपने विरसे का 80% भाग धार्मिक संस्थानों के नाम किया था और 20% अपनी इकलौती बेटी के नाम किया था। और बीवी के नाम? जीरो, अंडा, गोल। मैडम, ये अदालत है और आपका बयान रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए ठीक भाषा में जवाब दीजिए। कुछ नहीं। वसीयत टाइप भी आपने की थी? जी हाँ। फिर क्लाइंट महेंद्र मदान के साइन कराए गए थे? जी हाँ। गवाह के तौर पर साइन करने वाले कौन थे? खुद मिस्टर आचार्य और मिस्टर प्रधान। फिर क्या हुआ?
फिर यूं मुकम्मल हुई वसीयत मिस्टर आचार्य ने क्लाइंट की फाइल में लगाने के लिए मुझे सौंप दी। क्या ये सच है कि महेंद्र मदान की मौत के बाद भी एक बार आपको उस फाइल की जरूरत पड़ी थी? जी हाँ, मदान की स्टेट की बाबत ऑफिस में एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की चिट्ठी आई थी जो फाइलिंग के लिए मुझे सौंपी गई थी, क्योंकि मिस्टर आचार्य कई दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन थे। उस चिट्ठी को फाइल करने के लिए ही मैंने महेंद्र मदान की फाइल निकाली थी। उस फाइल में जो डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर फाइल था, जो सबसे आखिर में फाइल किया गया था और जिसके बाद कोई पेपर फाइल नहीं किया गया था, वो क्या था? वो महेंद्र मदान की 21 जून वाली वसीयत थी। वो तब भी फाइल में थी? जी हाँ। आपने अपनी आंखों से देखा था और पहचाना था? जी हाँ। और आप जानती हैं कि तब तक महेंद्र मदान का स्वर्गवास हो चुका था? जी हाँ। क्या ये सच है कि मृतक के एस्टेट को मिस्टर आचार्य ने हैंडल किया था? सच है। क्या मिस्टर आचार्य ने वो वसीयत प्रोबेट कोर्ट में पेश की थी? जी नहीं। की होती तो तब वो फाइल में न होती। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने प्रोबेट कोर्ट में कहा था कि मृतक की कोई वसीयत उपलब्ध नहीं थी, वो इंटेस्टेड मरा था, इसलिए उसकी संपत्ति की कस्टोडियन और एडमिनिस्ट्रेटर उसकी पत्नी मंगला मदान को नियुक्त किया जाए। ऐसा हुआ था? जी हाँ। और बाद में प्रोबेट कोर्ट ने पत्नी को वारिस भी करार दिया था और यूं मृतक की सारी संपत्ति पत्नी के कब्जे में पहुंच गई थी। जी हाँ। लेकिन ये बात तो सच नहीं थी कि मृतक की कोई वसीयत उपलब्ध नहीं थी। वसीयत तो उपलब्ध थी। जी हाँ। आपने इस बाबत किसी को कुछ कहा? जी नहीं। वजह? वो वकीलों की बड़ी फर्म की बड़ी कानूनी बातें थी जिनमें अपनी किसी बात को दाखिल करना मुझे मुनासिब नहीं लगा था और यूं बात पर पर्दा पड़ गया था। जी हाँ। लेकिन हाल ही में बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से वो बात आपने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बताई थी? जी हाँ। अब क्यों बताई? क्योंकि अब हालात बदल गए हैं। अब मैं आनंद आचार्य एंड प्रधान की मुलाजमत में नहीं थी। दूसरे, महेंद्र मदान की बेनिफिशियरी मंगला मदान मर चुकी थी। तीसरे, मेरे भूतपूर्व एम्प्लॉयर मिस्टर आनंद का भतीजा कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार था और बेगुनाह नौजवान को फांसी के फंदे की तरफ बढ़ता देखकर मैं खामोश नहीं रह सकती थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन्ड। मजिस्ट्रेट बोला। गवाह अपनी तवज्जो गवाही पर रखे, केस का फैसला सुनाने की कोशिश न करे। योर विटनेस। मुकेश बोला। नो क्वेश्चन। अदलखा बोला। डिफेंस की ओर से उस रोज का आखिरी गवाह पेश हुआ। हरीश हांडा ने गवाह की कटघरी की ओर जाते हुए एक उत्साहवर्धक निगाह निखिल पर डाली और फिर कटघरी में जाकर खड़ा हुआ। तुम चंडीगढ़ में मुलजिम के साथ पढ़ते हो? मुकेश बोला। और एक किराए के फ्लैट में उसके फ्लैटमेट हो? हाँ। मुलजिम को कब से जानते हो? तभी से जब हम दोनों इकट्ठे फर्स्ट ईयर में दाखिल हुए थे। शुरू से ही उसके साथ किराए के फ्लैट में रह रहे हो? हाँ, इकट्ठे रहते ये तीसरा साल है। लिहाजा उसके किरदार से अच्छी तरह वाकिफ हो? हाँ। कैसा स्टूडेंट है वो? फसादी, झगड़ालू या भला शांति प्रिय? भला ही था। कभी कोई बखेड़ा तो उसने खड़ा नहीं किया था। प्रोफेसर लोग भी उसको अच्छी निगाहों से देखते थे। अब मैं तुम्हारा ध्यान बुधवार 19 जनवरी की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिस दिन की मंगला मदान मरी थी। अब ये बात जग विदित है कि उस दिन सुबह सवेरे मुलजिम अपनी ऑल्टो कार ड्राइव करता चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। जो बात जग विदित है वो तुम्हें भी विदित है। ये भी मालूम है कि वो किस वक्त चंडीगढ़ से चला था? हाँ, 8 बजे। कब लौटा था? 4:30 बजे के करीब। लौटने पर उसके व्यवहार में तुमने कोई अजीब बात देखी, जैसे कि वो नर्वस हो, परेशान हो, बौखलाया हुआ हो या जोश खाया हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो जैसा शांत गया था वैसा ही शांत लौटा था। उस वक्त हालत क्या थी उसकी? खास तौर से मेरा सवाल उसकी पोशाक की बाबत है। उसका पुलोवर कीचड़ से सना हुआ था। बोलता था कि मैदान में से शॉर्टकट मारते वक्त पांव फिसल गया था। और क्या बोलता था? बोलता था कि वो 8 साढ़े 8 घंटे लगभग कार चलाता रहा था, जिसकी वजह से उसकी पीठ तख्ते की तरह अकड़ी हुई थी और बॉडी को नॉर्मल करने के लिए उसने फुटबॉल खेलने की इच्छा जाहिर की थी। उसके कहने पर हमने 2 और स्टूडेंट्स को, गगनदीप सिंह को और शरद त्यागी को पकड़ा था। 4 जने बाहर मिल गए थे
और हम सामने मैदान में फुटबॉल खेलने लगे थे। 4 × 4 8 जनों में फुटबॉल का खेल हो जाता है। हमने कोई हार जीत के लिए थोड़ी ही खेलना था, हमने तो एक्सरसाइज के लिए खेलना था, और एक्सरसाइज तो 1 जमा में भी हो जाती है। ठीक, अब अदालत को बताइए कि खेल के दौरान क्या हुआ था। 20 मिनट खेल चला था तो एकाएक पता नहीं क्या हुआ था कि निखिल बड़े जोर से मुंह के बल जमीन पर गिरा था। गगनदीप उसके ऊपर गिरा था और कुछ देर उन दोनों के हाथ पांव यूं चले थे जैसे वो फुटबॉल के खिलाड़ी न हो, ग्रीको रोमन स्टाइल के रेसलर हों। जब वो अलग हुए और उठ के खड़े हुए तो हमने देखा कि निखिल की नाक में से नलके की तरह खून बह रहा था। और भी चोटें लगी थी? हाँ, छोटी मोटी खरोंचें तो और लगी थी। और क्या नुकसान हुआ था? उसका पुलोवर फट गया था, एक आस्तीन तो कोहनी तक बिल्कुल 2 हो गई थी, और भी कई जगह से उधड़ गया था, कीचड़ से और सन गया था, और निखिल की नाक से टपकता खून भी उस पर गिरा था। तुम्हारा निखिल की सोहबत का 3रा साल है, वैसा फटे हाल तुमने उसे पहले कभी देखा था? नहीं, कभी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता था। उस पुलोवर को वो आइंदा भी पहनता तो कैसा लगता? फटे हाल, ये हाल उसे आइंदा कबूल होता? नहीं। उसने उस पुलोवर का क्या किया था? उतार के फेंक दिया था। कहाँ फेंक दिया था? मैदान के करीब कुछ लोग टायर जलाकर आग ताप रहे थे, आग में फेंक दिया था। कभी पहले भी उसने अपने पहनने के कपड़ों का वो हाल किया था? हाँ, कई बार। हमेशा आग में झोंका था। आग दिखाई दे जाए तो आग में झोंका था, वरना कूड़ेदान में डाला था। लिहाजा उसका बुरी तरह बर्बाद हो चुके पुलोवर को आग में झोंक देना कोई असाधारण बात नहीं थी। नहीं थी। तुम निकिता को जानते हो? हाँ। कौन है वो? निखिल की स्टडी गर्लफ्रेंड है। वीकेंड पर अक्सर चंडीगढ़ आती है निखिल से मिलने। और क्या, मैं इतना खुशकिस्मत हूँ? लोग हंसे। निखिल उससे कैसे पेश आता था? बहुत मोहब्बत से, बहुत अनुराग से, बहुत सलीके से, ऐसे जैसे कोई अपनी शरीके हयात से पेश आता है। क्या? शरीके हयात, जीवन संगनी, लाइफ पार्टनर? आई सी। थैंक यू मिस्टर हांडा। योर विटनेस मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो तुम मुलजिम के जिगरी दोस्त हो? अदलखा बोला। हाँ, क्लासमेट भी हो, फ्लैटमेट भी हो, इसलिए तकरीबन टाइम इकट्ठे ही गुजरता होगा। हाँ, इसलिए दुनियादारी की, आइंदा जिंदगी की बातें भी खूब होती होंगी। हाँ, इसलिए तुम्हें मालूम होगा कि आखिरकार मुलजिम अपने अंकल की फर्म आनंद आचार्य एंड प्रधान ज्वाइन करने वाला था। हाँ, वो तो जाहिर था। तुम पसंद करोगे कि डिग्री हासिल होने के बाद तुम्हें भी वो फर्म ज्वाइन करने का मौका मिले? क्यों नहीं करूंगा? वो बड़ी और मकबूल फर्म है। उसको ज्वाइन करने का मौका मिलना किसी के भी उज्जवल भविष्य की बुनियाद बन सकता है। इस सिलसिले में मुलजिम की सिफारिश तुम्हारे बहुत काम आ सकती थी। हाँ, आखिर फर्म के सीनियर पार्टनर मिस्टर आनंद निखिल के अंकल हैं। लिहाजा यहाँ अगर तुम निखिल के हक में गवाही दो तो वो निखिल पर और उसके अंकल पर तुम्हारा एहसान होगा, और एहसान का बदला एहसान से चुकाया जाता है। अरे बॉस, मेरे को तो इस बात का कभी ख्याल तक नहीं आया था। कभी मुलजिम के अंकल से मिले हो? हाँ, कई बार। मिस्टर आनंद के फार्म हाउस पर निखिल ने मुझे कई बार इनवाइट किया था। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद से कभी मिस्टर आनंद से मिले हो? नहीं। उसके वकील से, मिस्टर मुकेश माथुर से मिला हूँ। किस सिलसिले में? अभी गवाही डिस्कस करने के लिए। ये रूटीन है? जवाब दो। आप क्या मेरे पर ये इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि? ऑर्डर, मजिस्ट्रेट बोला। गवाह तकरार न करे, सवाल का जवाब दे। तुमने कहा, अदलखा ने नया सवाल किया, कि निकिता मदान, जिसे तुमने मुलजिम की गर्लफ्रेंड बताया, मुलजिम से मिलने चंडीगढ़ अक्सर आया करती थी। तब क्या कभी वो ओवरनाइट भी वहां ठहरती थी? हाँ, कभी कभार। तब तुम्हारा मुकाम क्या होता था? क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? मैंने एक सिंपल सवाल पूछा है, और हिंदुस्तानी में पूछा है, फारसी में नहीं पूछा। मुलजिम की गर्लफ्रेंड ओवरनाइट स्टे के लिए चंडीगढ़ आती थी तो रात को कहाँ ठहरती थी? होटल में? नहीं, होटल में तो नहीं। तो कहाँ? मुलजिम के साथ, फ्लैट में। और कहाँ जाती? सवाल मैंने पूछा है, तुम मेरे से सवाल करोगे तो अदालत को तकरार करते लगोगे। हाँ। क्या हाँ? चंडीगढ़ आकर
वो ओवरनाइट स्टे करती थी तो फ्लैट में ही ठहरती थी, लेकिन वो रात को बैठक में सोफे पर सोती थी। और तुम? मैं किसी दोस्त के पास चला जाता था। फिर तुम्हें क्या मालूम कि पीछे वो कहाँ सोती थी? आप क्या कहना चाहते हैं? तुम्हें मालूम है मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे बोलो। ये सिलसिला कितने अरसे से चल रहा था? 2 साल से। तब निकिता की उम्र क्या थी? मेरे ख्याल से 17 सवा 17 थी। तब क्या वो शादीशुदा थे? नहीं। लिहाजा मुलजिम के एक नाबालिग लड़की से जिस्मानी ताल्लुकात थे। ऐसा मैंने कब कहा? तुमने नहीं कहा। तुम्हारे बयान से मैंने नतीजा निकाला। जो लड़की रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोती हो, उसके साथ उसके और कैसे ताल्लुकात होंगे? राखी बंधवाता होगा उससे, लूडो खेलता होगा उसके साथ, डुएट करता होगा, क्या करता होगा? जवाब ये सोच के देना कि हाल ही में वो लड़की प्रेग्नेंट थी और अपनी प्रेगनेंसी के लिए मुलजिम को जिम्मेदार ठहराती थी। हो सकता है उनमें ऐसे ताल्लुकात हों। हो सकता नहीं, अदलखा गर्जा हैं। ऐसे ताल्लुकात थे और बराबर थे। प्रेगनेंसी इस बात का सबूत है। ठीक है, थे। फिर क्या हुआ? तो ये हुआ कि ऐसे लड़के को तुमने भला कहा, एक स्टूडेंट का जिसका मुकम्मल ध्यान अपनी पढ़ाई में होना चाहिए, एक नाबालिग लड़की के साथ स्थायी अवैध संबंध बनाकर रखना भला काम है? गवाह से जवाब देते ना बना। बाय द वे, तुम खुद कैसे हो? भले, शरीफ, नेकबख्त। समझता तो हूं मैं अपने आप को ऐसा। कभी जेल गए हो? तौबा। कभी किसी कानून का उल्लंघन किया? नहीं। ड्राइव करते हो? हाँ। कभी कोई चालान नहीं हुआ, जैसे स्पीडिंग का, लाल बत्ती क्रॉस करने का, जिग जैग चलाने का? वो तो हुआ। एक से ज्यादा बार? हाँ। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि कभी किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया? लॉ स्टूडेंट हो, खुद फैसला करो कि ट्रैफिक वायलेंस कानून का उल्लंघन होते हैं या नहीं। होते तो हैं, लेकिन वो माइनर वायलेंस है जिनमें सिर्फ जुर्माना होता है। और जुर्माना न भरने की सूरत में क्या होता है? वो खामोश रहा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। तो सजा होती है, कम से कम 3 महीने की। होती है या नहीं? होती तो है, लेकिन मेरे ख्याल से आज तक हुई तो नहीं किसी को। तुम्हारे ख्याल की कोई कीमत नहीं, क्योंकि तुम सारे हिंदुस्तान में होने वाले ट्रैफिक चालानों का लेखा जोखा नहीं रखते। अब बताओ, मारिजुआना जानते हो किसे कहते हैं? गांजे को कहते हैं, जो कि चरस, अफीम, कोकीन, हेरोइन की तरह मादक पदार्थ है, ड्रग है, और जिसका पोजीशन और इस्तेमाल दोनों क्राइम है। नहीं? हाँ। तुमने कभी ये क्राइम किया है? तुमने जवाब ना दिया। जवाब दो। कभी गांजा पिया? गांजे का कश लगाना सिगरेट का कश लगाने जैसा है। गवाह भड़क कर बोला। जब सिगरेट पीने पर पाबंदी नहीं हो तो गांजा पीने पर क्यों? एक आजाद मुल्क के आजाद शहरी पर किसी ऐसी चीज के इस्तेमाल की पाबंदी लगाना जिसका कोई फौरी नुकसान न पहुंचता हो, उसके मूलभूत अधिकारों का हनन है। दूसरे, मैं अपने फेफड़ों के साथ कैसे पेश आता हूँ, इससे कायदे कानून का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वेरी वेल सेड। ताली बजाने को जी चाहता है, लेकिन कोर्ट की मर्यादा के मद्देनजर बजा नहीं सकता। तुम्हारी तकरीर से सुनने वालों को लगा होगा कि मैं मुलजिम हूँ, तुम वकील हो। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ मेरी जगह आ जाओ और मुझे कटघरे में खड़ा होने दो। दैट विल बी एनफ, मजिस्ट्रेट बोला। गवाह और वकील दोनों को हिदायत है कि वो अपनी अपनी मर्यादा में रहें और विषय से न भटके। मैं अपना सवाल दोहराता हूँ, अदलखा बोला। मिस्टर हांडा, क्या तुम कभी गांजा रखने और उसके इस्तेमाल के जुर्म में गिरफ्तार हुए हो? ऑब्जेक्शन, मुकेश बोला। ओवर रूल्ड, मजिस्ट्रेट बोला। गवाह जवाब दे। हाँ, गवाह बोला। उसी जुर्म में क्या तुम्हारे साथ मुलजिम भी गिरफ्तार हुआ था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सस्टेन्ड। बुधवार 19 जनवरी को, यानी कि मंगला मदान के कत्ल वाले दिन, जब मुलजिम दिल्ली से वापस लौटा था, तो तब वो क्या पहने था? जीन्स, पुलोवर और जैकेट। बाद में उसने अपने उस पुलोवर को आग में झोंक दिया था। हाँ, क्योंकि वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि वो फट गया था, उधड़ गया था, खून और कीचड़ से सनकर गंदा हो गया था। खून किसका? खुद उसका। और किसका? तुम्हें कैसे मालूम वो उसका खून था? वो मेरे सामने उसकी नाक से बहा था, ऐसे मालूम है। क्यों बहा था? क्योंकि वो चाहता था
कि बहे, इसलिए वो खुद धड़ाम से जमीन पर गिरा और इल्जाम लगाया कि दूसरे खिलाड़ी ने धक्का दिया। दूसरा खिलाड़ी उसके एकाएक गिरने की वजह से उसके ऊपर गिरा और उस थोड़ी देर की गुत्थम गुत्था में उसने अपने पुलोवर का और बुरा हाल खुद कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं थी। उसकी नाक फटने से पहले तुमने उसके पुलोवर पर कहीं खून लगा देखा था? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं देखा होगा, लेकिन इसलिए नहीं कि खून लगा नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए कि उस पर कीचड़ की परत चढ़ी हुई थी। उसका पुलोवर तब भी कीचड़ से सना हुआ था, जबकि फुटबॉल का गेम अभी शुरू नहीं हुआ था। पहले मैदान पार करते वक्त बारिश में गिरी हुई जमीन पर उसका पांव फिसल गया था। ऐसे उसने खून दिखाई देना बंद किया था, लेकिन खून की पुलोवर पर मौजूदगी की वजह उसने अभी पैदा करनी थी। इसलिए उसने फुटबॉल के गेम का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या रखा? तुम लोगों को मजबूर किया फुटबॉल खेलने के लिए। तुम्हारी फुटबॉल खेलने की कोई मंशा नहीं थी। तुमने उसकी जिद के आगे हथियार डाले थे। दोस्त की बात माननी पड़ती है। वो कहता था उसे एक्सरसाइज की जरूरत थी। निकिता मदान के बयान के वक्त तुम अदालत में नहीं थे। क्या तुम्हें मालूम था कि वो और मुलजिम शादी कर चुके हुए थे? गवाह के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। नहीं, मुझे नहीं मालूम था। ये हैरानी की बात नहीं है कि अपने यार से, जिगरी यार से उसने ये बात छुपा कर रखी है तो सही। बाकी हर बात वो तुमसे डिस्कस करता था, इसलिए उसने निकिता की बाबत तुमसे कुछ नहीं छुपाया था। खुद बोला था कि वो उसकी स्टडी गर्लफ्रेंड थी। हाँ, वो उससे वफादारी दिखाता था पूरी। दाएं बाएं मुंह तो नहीं मारता था। नहीं, बस वो ही उसकी दिलो जान की जीनत थी। हाँ, एक गर्लफ्रेंड व्रत धारण किए शख्स था, यही समझ लीजिए। गुड। मुझे तुम्हारी कलाई पर घड़ी नहीं दिखाई दे रही। क्या आप पॉकेट वॉच रखते हो? नहीं। क्यों? मैं जरूरत महसूस नहीं करता। घड़ी की जरूरत महसूस नहीं करते? हाँ। फिर काम कैसे चलता है? चलता है। मेरा अंदाजा अच्छा काम करता है। अंदाजा फिर अंदाजा होता है, गलत भी हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है। अभी डिफेंस काउंसिल के एक सवाल के जवाब में तुमने कहा था कि 19 जनवरी को दिल्ली गया मुलजिम शाम 4:30 बजे चंडीगढ़ वापस लौटा था। तब वो भी क्या अंदाजन कहा था? नहीं, तब निखिल ने मुझे बताया था कि 4:30 बजे थे। और तुमने उसके कहे पर यकीन किया था? ना यकीन करने की कोई वजह? तुम बताओ, सवाल मैंने पूछा है। गवाह चुप रहा। कोई वजह नहीं थी। बहरहाल मुलजिम 4:30 बजे लौटा था। ये तुम इसलिए कहते हो क्योंकि मुलजिम ने जो कि घड़ी पहनता है ऐसा कहा था। हाँ, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना। सुनवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है, मजिस्ट्रेट बोला। अगले रोज मुकेश माथुर पटियाला में था। पटियाला में उसकी मंजिल वो पता था जो अपनी चंडीगढ़ की पिछली विजिट के दौरान उसने टेलीफोन डायरेक्टरी में से नोट किया था। वो पता शहर से बाहर के एक इलाके का था जो कि अभी पूरी तरह से बसा नहीं था, और जो बसा था उसमें भी कोई तरतीब नहीं दिखाई देती थी। उसने कॉल बेल बजाई। जिस नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला वो आयशा अब्राहम के अलावा कोई हो ही नहीं सकती थी। शरद त्यागी ने उसका हुलिया बयान करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं की थी। वो वाकई इतनी खूबसूरत थी और इतनी बढ़िया बनी हुई थी कि फिल्म स्टार शर्मिंदा हो जाती। सर्दी का मौसम था, फिर भी वो एक टखनों तक पहुंचने वाली सूती स्कर्ट और स्लीवलेस ब्लाउज पहने थी, जिसके ऊपरले 2 बटन खुले थे। उसका कद लंबा था, बड़ी बड़ी आंखों में मध के डोरे से थे और बाल कटे हुए थे। मिस आयशा अब्राहम? बड़े शिष्ट भाव से मुस्कुराते हुए उसने पूछा। यस। माथे पर बल डालकर उसे देखती वो बोली, मेरा नाम मुकेश माथुर है। मैं वकील हूँ, दिल्ली से आया हूँ। क्या मांगता है? तुमसे थोड़ा बात करना मांगता है। किस सिलसिले में? निखिल आनंद के सिलसिले में। शायद कभी नाम सुना हो। वो जो दिल्ली में मर्डर किया, जो अरेस्ट है। वही, लेकिन मर्डर नहीं किया। तो अरेस्ट का ही वास्ते? एक खामा ख्याली के तहत। इस मुल्क में बेगुनाह अरेस्ट होते ही रहते हैं। बदकिस्मती से हो गया, लेकिन बहुत जल्द रिहा हो जाएगा। हाउ डू यू नो? तुम बोला तुम एडवोकेट है, कहीं उसका एडवोकेट तो नहीं? हाँ, उसी का एडवोकेट हूँ। मेरी यहाँ आमद उसी के केस के सिलसिले में है। जानती हो ना उसे? कभी जानती थी। मेरे बारे में कौन बोला? उसका एक फ्रेंड बोला।
ओह, अभी क्या मांगता है? बोला ना, बात करना मांगता है। खास मेरे से? हाँ। ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, इसी वास्ते आया? हाँ। क्या बात करोगे? तुम्हारे और निखिल के बारे में ही बात करूंगा। क्या मिलेगा? पता नहीं, शायद कुछ मिले, शायद कुछ ना मिले। यू टॉक फनी। नो, आई डोंट टॉक फनी, आई एम सीरियस। फनी टॉक के लिए इधर आने की क्या जरूरत थी? वो तो दिल्ली में ही कर सकता था। मे बी यू आर राइट। तो तुम मेरे से कोई नॉलेज गेन करना मांगता है और उसको कोर्ट में यूज करना मांगता है, यही समझ लो। निखिल के फेवर में? हाँ। ताकि उसके फ्री होने की उम्मीद बने? हाँ। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आई विल नॉट लिफ्ट अ फिंगर टू हेल्प दैट लाउजी टू बिट सन ऑफ बिच। वो फांसी पर टंगे तो मुझे खुशी होगी, बल्कि जब टांगने का टाइम आए तो रस्सी मेरे को हैंडल करने को बोले। अभी तुम टाइम खोटी मत करो, निकल लो। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे को एक बैंगनी रंगत वाले मोटे गंजे ने खींच लिया, जो कि उसके पीछे खड़ा था। आयशा, वो थरथराती आवाज में बोला। कौन है ये? क्या मांगता है? कुछ नहीं पापा, आयशा बोली। अभी जाता है इधर से। लेकिन है कौन? और तू बाजू हट, मुझे देखने दे, मेरे को बात करने दे। कोई जरूरत नहीं, ये निखिल आनंद का एडवोकेट है, दिल्ली से आया है। मांगता क्या है? निखिल के बारे में ही कोई बात करना मांगता है। मैं आउट बोला। इतनी दूर से आया, दिल्ली से आया, तो इमीडिएट आउट बोला। यस, अभी जाता है ये, मेरे को सुनने का है, ये क्या मांगता है? इन मिस्टर। बट पापा। यू कीप क्वाइट। कम इन मैन। थैंक यू सर। मुकेश ने भीतर कदम रखा तो आयशा पांव पटकती घर के भीतर कहीं चली गई। वृद्ध ने उसे बैठक में बिठाया। बियर मांगता है? वो बोला। नो सर, मैं मांगता है। विंटर में दोपहर के टाइम बियर का अपना ही मजा है। आयशा। यस पापा। भीतर से अवज्ञा को छूती आवाज आई। इधर बियर सर्व करने का है। बियर के दो उफनते मग एक ट्रे पर रखे वो वहां पहुंची और ट्रे को उन दोनों के बीच में रखकर पर्दे के पीछे चली गई। चीयर्स, एक मग उठाता वृद्ध बोला, और चीयर्स का जवाब सुनने से पहले उसने एक तिहाई खाली कर दिया। चीयर्स, मुकेश बोला। उसने अपना मग उठाया, उसे होठों तक लेकर गया, लेकिन बिना मुंह लगाए वापस रख दिया। मैं पेपर में वो मर्डर स्टोरी पढ़ा। फिर वो बोला, जो डेली प्रिंट होता है वो सब पढ़ा। उस बाबत आपका क्या ख्याल है? मुकेश ने पूछा। आपको निखिल कातिल लगता है? मेरे को नहीं मालूम। मेरे को नहीं मालूम कि वो उस औरत को खल्लास किया या नहीं, लेकिन अगर वो कातिल साबित हुआ तो मेरे को खुशी। मे हिज सोल रोट इन हेल। आजकल फांसी की सजा कम ही होती है। आजाद भारत के 57 साल के इतिहास में तकरीबन 60 आदमी ही फांसी पर चढ़ाए गए हैं। दैट्स टू बैड। लेकिन वांदा नहीं। जवानी जेल की सलाखों के पीछे गुजारे तो भी चलेगा। उसके साथ ऐसा ही होना था। गॉड उधर से सब वॉच करके रखता है। मेरे को मालूम था एक ना एक दिन उसने इसी अंजाम तक पहुंचना था। सर्व्ड हिम राइट। आप उसके बहुत खिलाफ जान पड़ते हैं। साला मेरी फर्स्ट बॉर्न के साथ पंगा किया, यही होना मांगता था मैं उसके साथ। गॉड उसको थोड़ा लेट पनिश किया, लेकिन किया। क्या पंगा किया वो आपकी बेटी के साथ? सोचो। सम सेक्स ट्रबल? हाँ, फुला दिया आयशा को। पापा। आयशा पर्दा हटाकर चौखट पर से बोली। डोंट। इधर मैं बोलता है ना? वृद्ध गुस्से से बोला। तेरे को चुप रहने का। वो खामोश हो गई, लेकिन न उसने पर्दा सरकाया और न चौखट पर से हटी। मेरी छोकरी का भी मिस्टेक। बियर को एक तिहाई और पीकर वृद्ध बोला। साला सेक्सी ड्रेसेस पहनता, अक्खा नाइट डिस्को में खोटी करता, अपना हॉट डांस से सबको हॉट करता। छोकरा लोग सब साला लोफर, सबको एक ही चीज मांगता। हमारा बेबी छोकरा लोगों के साथ डेट पर जाता, पर डिस्क्रिशन से हर काम करता और खुद को सेफ रखकर करता। लेकिन उस सन ऑफ बिच निखिल को कुछ जास्ती भाव दिया। वो ही साला बेबी को स्पॉइल किया, उसको हवा में उड़ना सिखा दिया और फिर अपना मतलब निकाला। मैं कितनी बार बोला, वो छोकरा साला कचरा। नक्की कर, सुना नहीं, कान से मक्खी उड़ाया। आखिर वही हुआ जो होके रहना था। साला पेट से कर गया, गिराने का इंतजाम करना पड़ा। शेमफुल एक्ट। नो। आजकल तो अबॉर्शन कॉमन है। क्यों कॉमन है?
क्योंकि पेरेंट्स की मजबूरी। ऑल किड्स आर लाइक दैट, इररिस्पॉन्सिबल, इनकंसिडरेट, प्रॉब्लम फॉर पेरेंट्स। विदाउट मैरिज बिन माँ की बेटी प्रेग्नेंट, शेमफुल एक्ट। एबॉर्शन के लिए यस ना बोलता तो क्या बोलता? पापा, वो व्याकुल भाव से बोली, वाई डू यू? शट योर माउथ, वृद्ध गर्जा, और आई विल शट इट फॉर यू। वो फिर खामोश हो गई। अबॉर्शन क्या साला फ्री में होता? इस बार अपना मग खाली करके वो बोला, डिस्क्रिटली, सीक्रेटली कराने में बड़ा रोकड़ा लगता। मेरे को साला रोकड़े का शॉर्टेज, किधर से खर्चा करता? कैसे किया? वो ही छोकरा अरेंज किया। मैं साला खुद चंडीगढ़ गया, खुद उसके कॉलेज में पहुंचा। बोला बच्चा उसका नहीं। बोला बेबी के साथ सोने वाला क्या वो अकेला था? कितना ही और छोकरा लोग था जो बेबी के साथ रेगुलर सोता था। पापा, यू आर ड्रंक। व्हाट? ऑन अ मग ऑफ बियर एंड 2 वोडकास। दैट वाज लॉन्ग बैक, नाउ कीप क्वाइट। उसने होठ भींच लिए। वेयर वाज आई? वृद्ध बोला, यस। वो छोकरा डिनाई किया कि बच्चा उसका था, लेकिन मेरे को मालूम कि वो झूठ बोलता था। मेरी बेबी जब से उसको कंपनी दिया तब से किसी और छोकरा लोग को पास नहीं फटकने दिया। साला फिर भी बात को हंसी में टालता था। मैं बोला ठोक देगा तो सीरियस होगा। सीरियस हुआ तो क्या किया? यू श्योर यू डोंट वांट दैट बियर? आई एम सॉरी मिस्टर अब्राहम, बट द आंसर इज नो। मे बी अ लिटिल वोडका? सर, मैं दिन में नहीं पीता। ओह, देन लेट्स नॉट वेस्ट दिस गुड बियर। उसने मुकेश को सर्व किया गया बियर का मग भी अपनी तरफ खींच लिया। क्या किया निखिल ने? मुकेश ने अपना सवाल दोहराया। मैं उसको वार्निंग दिया कि अगर वो बेबी के डिसेंट अबॉर्शन के लिए रोकड़ा नहीं निकालेगा तो उसको बेबी से शादी बनाना पड़ेगा। वो नक्की बोलेगा तो मैं दिल्ली जाकर उसके अंकल से बात करेगा। मैन, ठोक देने से ज्यादा वो धमकी काम आया। बोला टेम मांगता था। मैं बोला मैं नेक्स्ट डे फिर आता था। बोला नहीं आने का था, मेरा काम पटियाला में ही हो जाएगा। हुआ? हाँ, रोकड़ा लेकर पटियाला पहुंचा। फ्रेंड को भेजा। कौन फ्रेंड? शरद त्यागी? वही। तुम तो साला सब जानता है। कैसे जानता है? गेस किया। ओह, गेस किया। वो साला निखिल से भी ज्यादा चालू। जरा से काम का वास्ते एक बार आया तो आने ही लग गया। वो किस लिए? बेबी से अपॉइंटमेंट मांगता था, डेट पर ले जाना मांगता था। मुकेश ने परे खड़ी आयशा की तरफ देखा। आयशा ने सहमति में सिर हिलाया। दैट सन ऑफ बिच निखिल फैलाया होगा ना कि माय बेबी इजी टू ले। पापा, आयशा गुस्से से बोली, यू आर डेफिनेटली ड्रंक। नो, वृद्ध ने विरोध किया। नेवर। तो गटर का लैंग्वेज बोलना बंद करो। सी, वो मुकेश से बोला, साला मेरा डॉटर, माय फर्स्ट बॉर्न, क्या बोलता है मेरे को? मेरा लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक कि मैं शादी बनाया, उससे बड़ा मिस्टेक कि बच्चा बनाया, उससे भी बड़ा मिस्टेक कि छोकरी बनाया। यू मैरिड मैन? यस, मुकेश बोला। एनी किड्स? नॉट येट, बट वन इज कमिंग अप इन मे। ओह, मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं प्रे करेगा कि छोकरा हो। छोकरा नेक नामी खराब नहीं करता। वो भी प्रॉब्लम चाइल्ड हो सकता है, बट देयर इज अ डिफरेंस। क्या? छोकरा खराबी किया तो जैसे घर से गली में स्प्लिट किया, छोकरी खराबी किया तो जैसे गली से घर में स्प्लिट किया। ओह, तो निखिल ने फ्रेंड के साथ रोकड़ा भेजा? यस। कितना? 25,000। एबॉर्शन में इतना पैसा तो नहीं लगता। थोड़ा कंपनसेशन भी तो होना मांगता था। ओह, आपने अभी कहा था कि उसने बेबी को हवा में उड़ना सिखा दिया था। इससे आपका क्या मतलब था? गोली दिया ना? कैसी गोली? जिसके यूज से अपना मतलब निकाला। कैसी गोली? बेबी, नाम बोल। एस्टेसी। आयशा बोली, वो तो ड्रग है, उस पर पाबंदी है। फिर भी बेबी को दिया। साला खुद भी यूज करता था, तभी तो एक रात इधर पकड़ा गया। क्या करता पकड़ा गया? यहीं ड्राइंग रूम में, उस खिड़की के करीब वाले दीवान पर दोनों। आई सी बाय माई ओन आईज। पापा, आयशा ने फरियाद की, आई विल किल यू। यू विल नॉट डेयर। अरे, क्या सब कुछ बताना जरूरी है? डजेंट मैटर। ये उस छोकरे का वकील है। ये उन बातों का बाबत उधर कोर्ट में बोलेगा तो छोकरा और फिट होगा। प्लस इसको मालूम तो होना मांगता है ना कि ये कैसी डर्टी रास्कल को डिफेंड कर रहा है। फिर भी
अभी बोलना नहीं मांगता। साला जो काम करना सकता वो सुनना क्यों ना सकता? करना साला इजी, सुनना डिफिकल्ट। वो दरवाजे पर से हट गई। अपने पीछे उसने इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि दीवारें थरथरा गई। आप कुछ बता रहे थे? मुकेश माथुर आग्रहपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, वृद्ध बोला। ये बेबी का अबॉर्शन से 2 महीना बाद की बात है। मेरे को उस रोज जरा जास्ती हो गया था, इसलिए मैं उस शाम जल्दी घर आ गया था और ऊपर अपने बेडरूम में जाकर सो गया था। तब रात के 1:30 बजे मैंने वो नज़ारा देखा था। तभी मेरे को मालूम हुआ था कि ये उस छोकरे से फिर मिलने जुलने लगी थी। उसका बेबी के साथ इधर दीवान पर वो सब करने का हिम्मत यही सोचकर हुआ था कि मैं ऊपर अपने बेडरूम में टुन सोया पड़ा था। पता नहीं कैसे साला मेरी नींद खुल गया और मुझे नीचे से आती अजीब आवाजें सुनाई दी। मैं बेबी के बेडरूम में देखा तो वो इधर नहीं था। फिर मेरे को बेबी का चीख सुनाई दिया। चीख इधर नीचे से आता था। वो सडनली बंद हुआ, जैसे कोई मुंह फोर्सफुली बंद किया। मैं बोला कुछ गड़बड़। मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। नीचे मैं उस चौखट पर पहुंचा जिस पर अभी बेबी था, तो वो बेबी पर से उठा और दीवान के पास वाली खिड़की फांदकर भाग गया। आपने साफ पहचाना था कि वो निखिल था? मेरे को पक्की। साला मेरा नाक के नीचे मेरा बेबी को नॉक करता था। मेरा पकड़ में आता तो मुंडी मरोड़ देता, पर साला बिजली का माफिक रिएक्ट किया। अभी मेरा बेबी का छाती पर सवार था और अभी नहीं था। मैं लाइट ऑन किया तो बेबी को खून से लथपथ रोते कराहते पाया। क्या? मुकेश बुरी तरह चौंका। क्या बोला? पुअर गर्ल ऐसा तड़पता था जैसे सैक्रिफाइस वाला लैम तड़पता है। क्या किया था उसने? एक आदमखोर का माफिक कमीना मेरा बेबी का जांघों के बीच अपना दांत कड़ाया, क्रॉच को बाइट किया। माय पुअर बेबी। हंग्री एनिमल का माफिक उसको उधर जांघों के बीच लहूलुहान किया। भौचक्के मुकेश का दिल जोर से उछला। उसका मुंह सूख गया। उसे सांस लेना दुर्भर लगने लगा। इतनी मेहनत और खूबसूरती से कोर्ट में खड़ा किया अपना डिफेंस उसे ताश के घर की तरह बहता लगा। सर, फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा। आपने उसके भाग निकलने के बाद यहाँ की बत्ती जलाई, फिर आप यूं दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो निखिल आनंद था? एक तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा नहीं था, वृद्ध बोला, क्योंकि बाहर पैसेज का लाइट जलता था। दूसरे, जिसकी छाती पर वो सवार था उसे तो पक्की करके मालूम था कि वो कौन था, या उसे भी लाइट मांगता था। ओह, मुकेश निराश स्वर में बोला। मैं साले को किधर भागने देने वाला था, पर मेरे को बेबी को अटेंड करना मांगता था। उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना मांगता था। बेबी नहीं जाना मांगता था। अगेन एंड अगेन वो बोला कि डॉक्टर के पास जाना नहीं मांगता था, पर मैं लेकर गया। कैसा पिटी कि बेबी अपना पहला मिस फॉर्चून से कोई लेसन न लिया। जो छोकरा उसको पहले प्रेग्नेंट किया उसको फिर चांस दिया। अपनी इंजरीज से रिकवर करने के बाद अभी फिर उसको फोन लगाता था। वो बात करता था? किधर करता था? बेबी का आवाज सुनता था तो कट कर देता था। फिर एट लास्ट बेबी बाज आया। कैसे? ठोक दिया। ओह, अब मैं गॉड अलमाइटी को थैंक यू बोलता है कि उसने छोकरे को अपने पास बुलाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। जिस दिन वो फांसी पर झूलेगा उस दिन मैं नया सूट पहनकर चर्च में जाएगा और जाकर बड़े वाला कैंडल जलाएगा। मुकेश चुप रहा। उसने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी। आई नो दैट यू विल डू योर बेस्ट टू सेव हिम, बट गॉड विल डू बेटर एंड सी दैट योर एफर्ट फेल्स। मुकेश घबराकर उठ खड़ा हुआ। मैं इजाजत चाहता हूँ, वो फंसे कंठ से बोला। शाम 4 बजे के करीब सरकारी वकील अदलखा अपने ऑफिस में मौजूद था, जबकि सब इंस्पेक्टर अवतार सिंह ने एक अजनबी के साथ वहां कदम रखा। आओ भाई, वो बोला। फिर उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से अजनबी की ओर देखा। इसका नाम इशरत अली है, सब इंस्पेक्टर बोला। टैक्सी चलाता है। आज के अखबार के साथ खुद थाने पहुंचा। इसकी बात सुनने लायक है, इसलिए तुम्हारे पास लाया। कैसी बात? सुना भाई। इशरत अली ने साथ लाए अखबार को उस जगह मोड़ा हुआ था जहां की राजीव आचार्य की आत्महत्या की खबर के साथ उसकी तस्वीर छपी हुई थी। उसने तस्वीर अदलखा के सामने की। इसकी क्या बात है? अदलखा ने पूछा। बुधवार 18 तारीख को दोपहर बाद मैंने इस सवारी को पूसा रोड से अपनी टैक्सी में बिठाया था और 2:15 बजे के करीब
आसिफ अली रोड पर होटल ब्रॉडवे और प्रेसिडेंट के बीच में उतारा था। अदलखा ने एक विचारपूर्ण हुंकार भरी। दिन में काफी सवारियां बिठाते होंगे। हाँ साहब, इशरत अली बोला। सब याद रहती हैं? इतनी सवारियां कहाँ याद रहती हैं साहब, लेकिन किसी में कोई खास बात हो तो याद रह भी जाती है। इसमें कोई खास बात थी? हाँ साहब। क्या? पशेमान था, उखड़ा हुआ था, रह रहकर सीट पर पहलू बदल रहा था। सिगरेट जलाते हाथ कांपते थे। 2 कश लगाता था तो उसे ऐश ट्रे में डाल देता था। 1 मिनट में नया सिगरेट सुलगा लेता था। टैक्सी से उतरते वक्त मुझे 100 के 2 नोट दिए तो बाकी पैसे भी न मांगे। टैक्सी से उतरकर वो कहाँ गया था? मेरे सामने कहीं नहीं गया था साहब, लेकिन वहां से रवाना होते वक्त मैं उसे फुटपाथ पर खड़े होकर सिर उठाकर उस इमारत की तरफ देखते देखा था जिसकी निचली मंजिल पर फर्नीचर का शोरूम है। उसकी बाबत खबर करने इतने दिनों बाद क्यों आए? साहब, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। अगरचे कि मैं कल अखबार में छपी उसकी फोटो न देखी होती, मुझे ये न पता चला होता कि वो खुदकुशी करके मरा था, और अखबार में मैंने ये न पढ़ा होता कि उसका एक कत्ल के केस से रिश्ता हो सकता था जो कि आसिफ अली रोड की फर्नीचर के शोरूम वाली इमारत में ही हुआ था। मेरी पुलिस के पास जाने की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन कल रात उस बाबत जब मैंने बीवी से बात की तो वो बोली कि मुझे ये बात पुलिस वालों के कान में डालनी चाहिए थी। आज सारा दिन मैं यही सोचता रहा कि जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं। फिर जी कड़ा करके दरियागंज थाने पहुंचा और उसके बाद सब इंस्पेक्टर साहब मुझे यहाँ ले आए। इसकी बाबत बीवी के अलावा किसी और से बात की? साहब से की ना अभी। अरे, इनके अलावा? नहीं, बीवी और इनके अलावा किसी से बात नहीं की। फिलहाल करनी भी नहीं है, समझ गए? हाँ साहब। पर साहब, क्या मेरी कोर्ट में पेशी होगी? नहीं, इतनी अहम बात ये नहीं है। ओह, लेकिन फिर भी कोई जरूरत पड़ी तो देखेंगे। तुम अपना नाम पता छोड़ के जाओ। साहब के पास छोड़ा ना बराबर। फिर ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सलाम साहब। इशरत अली चला गया तो पीछे अवतार सिंह बोला, कैसी जची? नहीं जची, अदलखा बोला। ये प्रोसिक्यूशन के निखिल आनंद के खिलाफ केस को कमजोर करने वाली बात है। राजीव आचार्य की आत्महत्या के बाद उसके कातिल होने की संभावना खत्म नहीं हो गई है। बसंत मीरानी ने मंगला के फ्लैट से आती उठापटक की आवाजें 1 बजे से पहले सुनी थी। इस टैक्सी ड्राइवर ने राजीव आचार्य को मंगला के फ्लैट वाली इमारत के सामने 2:15 बजे उतारा था। मेरे भाई, कत्ल के वक्त के आसपास भी राजीव आचार्य की मौजूदगी मौकाए वारदात के आसपास स्थापित होना हमारे केस को कमजोर करता है। वो आशिकी में मकतूला से खता खाया शख्स था। ऐसा शख्स कत्ल करने पर आमादा हो सकता है, लेकिन कत्ल के संभावित वक्त में और उसके वहां पहुंचने में 1.25 घंटे का वक्फा है। क्या गारंटी है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कत्ल का संभावित वक्त 12 और 2 के बीच का बताती है, लेकिन कत्ल के संभावित वक्त के बारे में ऊंच नीच होती ही रहती है। वो 11:30 से 2:30 के बीच का भी हो सकता है। चश्मदीद गवाह की गवाही के अलावा कत्ल के वक्त की बाबत हर बात अंदाजा होती है। क्या पता बसंत मीरानी ने जब उठापटक की आवाजें सुनी हो तब मंगला सिर्फ घायल होकर बेहोश हुई हो और कत्ल को बाद में किसी दूसरे शख्स ने अंजाम दिया हो। वो दूसरा शख्स जरूरी तो नहीं कि राजीव आचार्य हो। उस टैक्सी ड्राइवर की गवाही उसे मौकाए वारदात के करीब स्थापित करती है, मौकाए वारदात पर नहीं। टैक्सी ड्राइवर ने उसे आसिफ अली रोड पर फुटपाथ पर छोड़ा था। वो उसे मकतूला के घर के भीतर पहुंचाकर नहीं आया था। ये बाल की खाल निकालने वाली बात है। वो टैक्सी से 7 नंबर इमारत के सामने उतरा था, तो क्या फर्नीचर शॉप में जाने के लिए उतरा था? अरे वकील साहब, अपना केस कमजोर करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या? और ये कि क्या पता उसने हमारे मुलजिम निखिल आनंद को इमारत से बाहर निकलते देखा हो। मुमकिन नहीं, टाइम फैक्टर मैच नहीं करता। निखिल आनंद 2:15 बजे तक भी अभी आसिफ अली रोड पर ही हो, इस बात की कोई संभावना नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस बात के कई गवाह हैं कि 4:30 बजे तक वो चंडीगढ़ पहुंच चुका था। 2.25 घंटे में कार पर चंडीगढ़ नहीं पहुंचा जा सकता। हो सकता है टैक्सी ड्राइवर को टाइम का मुगालता लगा हो। उसकी टैक्सी आसिफ अली रोड पर 2:15 बजे नहीं,
1:15 बजे या और भी पहले पहुंची हो। तुम अक्ल से काम नहीं ले रहे हो। तुम ये कहना चाहते हो और मेरे से कहलवाना चाहते हो कि शायद कत्ल के वक्त के आसपास राजीव आचार्य ने निखिल आनंद को मंगला के फ्लैट वाली इमारत से निकलते देखा हो। अगर ऐसा था तो वो इस बाबत खामोश क्यों रहा? खुद उस पर कत्ल का शक किया जा रहा था। जो बात उसे उस शक से बरी करा सकती थी वो उसने कही क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो ऐसा कहता तो उसे अपनी फर्म के सीनियर पार्टनर का कहर झेलना पड़ता। उसके ऐसा कहने से वो और भी फिट हो जाता। फिर क्या वो फर्म का पार्टनर बना रह पाता? जान खोने से पार्टनरशिप खोना कहीं बेहतर होता। मान सम्मान खोना भी कहीं बेहतर होता। बात का कुल जमा मतलब ये हुआ कि मैं उस टैक्सी ड्राइवर को बेकार यहाँ लाया। अभी तो ऐसा ही जान पड़ता है, आगे देखेंगे। ठीक है। मुकेश दिल्ली वापस पहुंचा। ऑफिस में परमीत प्रधान ने उसे गुड न्यूज दी कि हाई कोर्ट से निखिल की जमानत हो गई थी। बढ़िया, मुकेश बोला। हमारी फर्म के बड़े रसूख और आनंद साहब के बड़े रुतबे का कमाल है। अब वो कहाँ है? ऊपर आनंद साहब के फ्लैट में। जरा फोन पर बात कराओ तो। अपने ऑफिस के फोन से उसने उसकी निखिल से बात कराई। मुकेश बोलता हूँ। मुकेश बोला। बधाई हो। शुक्रिया। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, टीवी देख रहा हूँ। जरा नीचे आ सकते हो? क्यों भाई? एक एक प्याली कॉफी पीकर तुम्हारी जमानत पर रिहाई सेलिब्रेट कर लेंगे। ऐसा है तो ऊपर आ जाओ, तुम्हारे पहुंचने तक कॉफी तैयार मिलेगी। ऊपर और कौन है? कोई नहीं, आता हूँ। मुकेश ऑफिस से निकलकर लिफ्ट पर सवार हुआ और टॉप फ्लोर पर स्थित आनंद साहब के फ्लैट में पहुंचा। मुकेश ने उसे फिर से बधाई दी। निखिल ने शुक्रिया बोला और कॉफी पेश की। अपने लिए बना रहा था, वो बोला। इलेक्ट्रिक केटल में पानी उबल रहा था जबकि तुम्हारा फोन आया। बहुत संजीदा सूरत बनाए हो। क्या बात है? कोई गड़बड़ है? हो भी तो क्या, तुम क्यों पूछते हो? भाई है तो मैं कोई रास्ता सुझाता हूँ। तुम रास्ता सुझाते हो? हाँ, जेल में बंद अपने केस के बारे में सोचने के अलावा और मुझे काम क्या था? तुमने कुछ सोचा है? हाँ। क्या? पहले तुम बताओ, केस की पोजीशन क्या है? हमारा पलड़ा मामूली सा भारी जान पड़ता है, लेकिन सिर्फ मामूली सा। इतना नहीं कि हम मिठाई बांटने लगे और भंगड़ा नाचने लगे। इतना कि मैं परी हो जाऊं? नहीं। फिर क्या फायदा हुआ? मुकेश खामोश रहा। फिर तो एक ही रास्ता है। क्या? मुकेश ने पूछा। मेरी गवाही कराओ। मुझे गवाह के कटघरे में खड़ा करो। पागल हुए हो? सरकारी वकील अदलखा तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। क्यों कच्चा चबा जाएगा? मेरा दामन साफ है और मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। क्या कतई कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं जिसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जा सके। 4 किताबें कानून की पढ़ चुके हो, इसलिए लगता है कि तुम अपने आप को 30 मार खां समझने लगे हो। एक बार कटघरे में खड़े हो जाओगे तो खामोश नहीं रह पाओगे। न किसी सवाल का जवाब देने से इनकार कर सकोगे। दोनों में से कोई भी काम करोगे तो वो तुम्हारे गुनाह का अपने आप में सबूत होगा। जितनी तुम्हारी उम्र है, सरकारी वकील का उतना वकालत का तजुर्बा है। ठहर पाओगे उसके सामने? लिहाजा कबूल कर रहे हो कि वो तुम्हारे से ज्यादा काबिल वकील है? बराबर है, मेरे से ज्यादा काबिल भी और मेरे से ज्यादा तजुर्बेकार भी। पता नहीं अभी तक तुम्हें मालूम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं मर्जी से तुम्हारा वकील नहीं हूँ। मुझ पर थोपा गया है ये काम, जबकि थोपने वाले को बाखूबी मालूम था कि मुझे कत्ल के केसों का कोई तजुर्बा नहीं। सच पूछो तो मुझे कैसे भी केसों का कोई तजुर्बा नहीं। तो बतौर वकील करते क्या हो? डेस्क वर्क या पब्लिक रिलेशन। मेरे छोटे से कैरियर में इससे पहले ट्रायल वर्क की कभी नौबत नहीं आई। लेकिन केस तो तुमने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। खुद अंकल तुम्हारी तारीफ करते थे। मैं कुछ कर पाया तो महज इसलिए कि मैंने दिन रात मेहनत की। अपना उठना बैठना, सोना जागना सब तुम्हारे केस को बना लिया। बस एक इसी बात से मैं सरकारी वकील से आगे हूँ। उसने पुलिस के लिए कई केस लड़ने हैं, जबकि मैंने एक ही केस में जान लड़ा देनी है। उसको हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हार गया तो समझो कि लुट गया। मैं तुम्हारी निष्ठा की दाद देता हूँ। वो छोड़ो और हकीकत को तस्लीम करो। तुम गवाह बनकर कटघरे में खड़े हुए तो सरकारी वकील तुम्हें स्टील रोलर की तरह रौंदता गुजर जाएगा। देखा नहीं,
तुम्हारी फ्लैटमेट हरीश हांडा का उसने क्या हाल किया था? मैं हरीश हांडा नहीं हूँ। तुम उससे ज्यादा स्मार्ट समझते हो अपने आप को? तो ठीक है, समझो। तुम्हारे इसरार पर मैं तुम्हें गवाह के कटघरे में एक शर्त पर खड़ा कर सकता हूँ कि जो कुछ भी तुमने कहना है, जो कुछ भी तुम जानते हो, वो सब कुछ वो नौबत आने से पहले मुझे मुकम्मल तौर पर लफ्ज ब लफ्ज मालूम होना चाहिए। भली बुरी हर छोटी बात मेरी जानकारी में होनी चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें गवाह के तौर पर पेश नहीं कर सकता। इस मामले में मेरी भी तो कोई मर्जी हो सकती है। अगर मैं दुहाई दूं कि मैं अपने ही केस में गवाह बनना चाहता हूं, तो तुम क्या करोगे? तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो जो करना होगा तुम्हारे अंकल खुद करेंगे या उनका रिटेन किया कोई दूसरा वकील करेगा। मेरे को सब कुछ तुम्हारे सामने कह डालने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्टली। बोलो, क्या जानना चाहते हो? हरीश हांडा की गवाही से पहले मैंने उससे पूछा था कि क्या कोई ऐसी बात थी जो उसके बतौर गवाह पेश होने पर केस के लिए कोई असुविधा खड़ी कर सकती थी। उसने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने उसकी बात पर एतबार करके गलती की क्योंकि उसने झूठ बोला था। वो ड्रग्स के चक्कर में गिरफ्तार हो चुका था। ये बात सरकारी वकील ने क्रॉस क्वेश्चन किया तो निकली, जबकि मुझे इसकी पहले से खबर होनी चाहिए थी, ताकि उस बात को वाटर डाउन करने के लिए मैं एडवांस में कोई जुगत सोच के रखता। वो मामूली बात थी। अच्छा, ड्रग्स के पोजीशन और यूज के इल्जाम में गिरफ्तार होना मामूली बात है? अरे भाई, क्राइम के तौर पर गांजे का इतना बड़ा दर्जा नहीं है। तुम्हारी निगाह में नहीं होगा, कानून की निगाह में बराबर है। चलो होगा। हांडा ने गांजे का कश लगा लिया तो ये बात मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने लायक कैसे हो गई? आम हालत में नहीं हो गई, लेकिन उसकी उस हरकत के वक्त अगर तुम भी उसके साथ थे और तुम भी गिरफ्तार हुए थे। अब साफ बोलो, तुम भी उसके साथ गिरफ्तार हुए थे? हाँ। फिर क्या हुआ था? हमें थाने से ही छोड़ दिया गया था, लैक ऑफ एविडेंस की बिना पर। दूसरे थानेदार को हमारी कम उम्री पर तरस आ गया था। मुझे दूसरी बात ज्यादा मुमकिन लगती है। बहरहाल कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। गिरफ्तारी की बात तुम्हारे अंकल को मालूम है? नहीं। हम छोड़ न दिए जाते तो मालूम होकर रहती, लेकिन वैसे मालूम नहीं हुई थी। कभी कोई और भी नशा किया? और कौन सा? कोई भी। कितने ही तो उपलब्ध है आजकल। नहीं। हांडा ने? मेरे ख्याल से उसने भी नहीं। वो तो उस रोज भी बेचारा शेखी में मारा गया था। कितने ही जने तो थे जो कश लगा रहे थे। किसी ने उसे फिसड्डी कह दिया तो जोश में आकर उसने भी कश लगा लिया। तो मैं इसे सच मानूं कि तुमने कोई हार्ड नशा कभी नहीं किया? हाँ। एस्टेसी के बारे में क्या कहते हो? ना। जानते तो हो ना वो क्या चीज है? नशे की गोली है। तुमने कभी नहीं खाई? ट्रायल के तौर पर भी नहीं? वैसे एक मर्तबा भी नहीं, जैसे गांजा पिया था? नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं भाई, यकीन न हो तो हरीश हांडा से पूछ लो, शरद त्यागी से पूछ लो। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। कोई, खास तौर से हांडा, एक बात में झूठ बोल सकता है तो एक से ज्यादा बातों में झूठ बोलने से उसे क्या गुरेज होगा? कैसी विडंबना है कि लॉ के स्टूडेंट परजूरी का मतलब नहीं जानते, झूठी गवाही की सजा नहीं समझते। तुम क्या कह रहे हो? हांडा ने अपने बयान में कहा था कि निकिता तुम्हारी स्टडी गर्लफ्रेंड थी और तुम उसके वफादार थे। तुम बाएं दाएं मुंह नहीं मारते थे और एक गर्लफ्रेंड वर्ड धारण किए शख्स थे। याद आया? हाँ। तो शरद त्यागी आयशा अब्राहम नाम की उस लड़की के बारे में जरूर झूठ बोलता होगा जो तुम्हें पटियाला के एक डिस्को में मिली थी। अच्छा, वो? हाँ वो। अरे वो कुछ बात नहीं थी। वो तो मैंने यूं ही त्यागी को तपाने के लिए बड़ा चढ़ाकर बोल दिया था। उस लड़की से तुम्हारे जिस्मानी ताल्लुकात नहीं थे? अरे कहाँ, कभी साथ बियर पी ली या डांस कर लिया, उससे आगे ताल्लुकात नहीं बढ़ पाए थे। तुम जिस्मानी ताल्लुकात कहते हो? मैंने कभी छुआ तक नहीं था उसे। फिर तो तुम जादूगर हो। क्या? बिना छुए लड़की को प्रेग्नेंट कर सकते हो तो जादूगर ही तो हुए। प्रेग्नेंट? फिर अबॉर्शन, निकिता की तरह। एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट। कोई फर्क था तो ये कि पटियाला वाली के केस में अबॉर्शन के लिए रकम भी तुमने मुहैया कराई, 25,000 रुपए। कौन बोला ऐसा? लड़की का बाप।
खास पूछे जाने पर शरद त्यागी भी बोलेगा, जिसे तुमने रकम पटियाला पहुंचाने के लिए हरकारा बनाया था और जो लड़की का तुम्हारे से पीछा छूटा पाकर खुद उसके गले पड़ने की कोशिश करने लगा था। लगता है तुम्हारी इन्हीं करतूतों की वजह से तुम्हारी जेब खाली रहती थी। तुम आयशा के बाप से मिले हो? हाँ। आयशा से भी? हाँ भाई, पटियाला से अभी तो लौटा हूँ। उसका चेहरा उतर गया। यार, फिर वो बोला, तुम क्यों पहुंच गए पटियाला उस बुढ़ऊ की बकवास सुनने? बकवास किस लिए भला? वो क्यों झूठ बोलेगा? कोई खुद अपनी बेटी के बारे में ऐसे झूठ बोलता है? मैंने ऐसा कुछ कर भी दिया तो क्या आफत आ गई? वो झल्लाकर बोला। जवानी में मौज बहार कौन नहीं करता? जब मौज बहार दो जनों की रजामंदी से होती है तो एक जना गुनहगार क्यों? वो प्रेग्नेंट हो गई तो ये उसकी भी तो गलती थी। सारी लड़कियां पिल खाती हैं आजकल। उसने भी कोई सावधानी क्यों ना बरती? लिहाजा सब गलती उसकी थी। हाँ, निकिता की भी। उसकी और बात थी। उसकी बात मैं करना भी नहीं चाहता। उसकी मैंने सिर्फ मिसाल दी थी। मैं आयशा की बात करना चाहता हूँ, और वो भी उसकी प्रेगनेंसी की नहीं, क्योंकि तुम्हारी निगाह में आजकल के दौर में वो कोई बड़ी बात नहीं। तो आयशा की और क्या बात करना चाहते हो? उसकी दुर्गत की, जो तुमने की आखिरी बार जब तुम उससे मिले थे और रात के 1:30 बजे उसके ड्राइंग रूम की खिड़की में से कूदकर भागे थे। तब तुम यकीनन स्टेसी जैसे किसी नामुराद नशे की जकड़ में थे। तुम्हारा दिमाग हिला हुआ था, तुम पर वहशत सवार थी, वरना तुमने लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को कच्चा चबा जाने की कोशिश न की होती। लड़की की चीख पुकार सुनकर उसके बाप की नींद न खुल गई होती और वो नीचे न पहुंच गया होता तो पता नहीं अभी तुम और क्या कुछ करते। उस रात तुम खुशकिस्मत निकले जो कि बाप के हाथ न पड़ गए, वरना जो बुरा हाल तुमने उसकी बेटी का किया था उससे 1000 गुना बुरा हाल उसने तुम्हारा किया होता। लड़की से प्यार जताने का ये कौन सा तरीका है कि भंबोड़ भंबोड़ कर उसे हॉस्पिटल केस बना दिया। उतनी रात गए बेचारे को आयशा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तब भी तुम खुशकिस्मत निकले कि डॉक्टर ने उसे मेडिको लीगल केस न करा दिया, चुपचाप ही सब पैचअप कर दिया। तुम्हारी उस करतूत को मंगला के साथ बीती से लिंक अप किया जाएगा तो जानते हो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? 10 सेकंड में तुम्हें मुजरिम करार दे देगा। फिर तुम्हारा फांसी लगना महज वक्त की बात होगी। तुम आपे से बाहर हो रहे हो और बात को बेवजह बड़ा चढ़ाकर कह रहे हो। मेरे कैसे वकील हो तुम कि खुद ही इल्जाम लगाया और मुझे सफाई का कोई मौका दिए बिना खुद ही सजा भी सुनाती। अब ऐसा करो, फांसी पर भी मुझे तुम ही टांग दो। तुम क्या सफाई देना चाहते हो? अगर तुम मेरे वकील हो तो तुम्हारा मेरे पर एतबार होना चाहिए और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं क्या सफाई देना चाहता हूँ। नहीं मालूम तो सुनो। वो बाप बेटी दोनों झूठे हैं, मक्कार हैं। उनकी मंशा मुझे ब्लैकमेल करने की थी, क्योंकि वो मेरी फैमिली बैकग्राउंड से वाकिफ थे। इसलिए उन्हें खामा ख्याली थी कि मैं नोटों का बना हुआ था। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैं उस लड़की के साथ सोया था, लेकिन ऐसा करने वाला मैं इकलौता मर्द नहीं था। उसका बाप इस हकीकत से बाखूबी वाकिफ था। फिर भी वो सिर्फ मेरे पीछे पड़ा, क्योंकि और लड़कों में से किसी के पीछे पड़ने से उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला था। मुझे तो आयशा की प्रेगनेंसी की बाबत भी वो झूठ बोलता लगा था। फिर भी किसी तरह इंतजाम करके मैंने उसे 25,000 रुपए दे दिए थे, जो कि मेरी गलती थी। उस बात में उसे अपनी जीत दिखाई दी और वो मेरे खिलाफ नई नई कहानियां गढ़ने लग गया। अभी आयशा की नोच खसोट की जो बात तुमने कही, वो भी उसके बाप की या बाप बेटी दोनों की एक कहानी है। तुम उस डॉक्टर को भूल रहे हो जिसके पास इतनी रात गए बाप अपनी बेटी को लेकर गया था। लड़की के साथ जो पाशविक व्यवहार हुआ था वो डॉक्टर उसका गवाह होगा। वो भी उनका कोई बिरादरी भाई होगा जो उनके कहने पर कुछ भी कह देगा। ये जानते बूझते कह देगा कि जख्म ठीक हो जाने के बाद भी अपने निशान छोड़ते हैं। वो खामोश रहा। मंगला और आयशा दोनों ने एन एक जैसी दरिंदगी झेली। उन दोनों के केस की समानता ही तुम्हारी लुटिया डुबो देगी। और ये खामाख्याली हरगिज भी अपने मन में न पालना कि प्रोसिक्यूशन को आयशा अब्राहम की खबर नहीं लगेगी। अगर मैं उस तक पहुंच सकता था तो पुलिस भी पहुंच के रहेगी। एक बार उनकी पिता पुत्री से बात हो ले तो फिर वो दावा करेंगे कि तुम 19 जनवरी को तब भी
किसी वहशी नशे की गिरफ्त में थे, जबकि मंगला से मिले थे। और तुमने मंगला की भी वो ही गत बनाई थी जो कि पटियाला में आयशा अब्राहिम की बनाई थी। तुम मुझे डरा रहे हो? मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। तुमने कहा कि अगर पुलिस को आयशा का पता लग के रहेगा, तो सरकारी वकील क्या कहेगा? वो जो कहेगा सो कहेगा। तुम बताओ कि तुम क्या कहते हो? प्रोसिक्यूशन जो कहेगा ठीक कहेगा। मकसद मकसद क्या था मेरा? व्हाट इज द मोटिव? वहशत फैलाने के लिए, बोटियां नोचने के लिए मकसद जरूरी नहीं होता। और कत्ल का मकसद था मॉनिटरी गेन, आर्थिक लाभ। तुम्हें मालूम था मंगला करोड़ों की मालकिन थी और उसकी इकलौती वारिस उसकी बेटी थी। तुम्हारी खुद की माली हैसियत सिफर है। तुम्हारे अंकल ने मुझे खुद बताया था कि तुम्हारा बाप कोई एसेट नहीं बना सका था, कोई बैंक बैलेंस नहीं जमा कर सका था, उसका कोई बीमा तक नहीं था। लिहाजा रुपए पैसे के मामले में तुम पूरी तरह से अपने अंकल पर आश्रित हो। इसलिए तुमने निकिता पर अपना कब्जा बनाया। कब्जा? शादी के जरिए उससे चोरों की तरह शादी की। प्रेग्नेंट वो शादी से बहुत देर बाद हुई थी। शादी के वक्त प्रेग्नेंट होती तो मैं समझता तुमने जिम्मेदार बनकर दिखाया, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब बाजरिया बेटी तुमने माँ की दौलत पर कब्जा बनाया। तुम किसके वकील हो, मेरे या पुलिस के? तुम्हारा। तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह क्यों बोल रहे हो? मुकेश ने एक आह भरी। उसने जेब से गुलाबी कागज में लिपटी एक पुड़िया निकाली और उसे खोलकर निखिल के सामने किया। ये क्या है? वो बोला। अंगूठी है, हीरा जड़ा है शायद। हीरा ही है। पहचानते हो उस हीरे की अंगूठी को? नहीं, ये उन जेवरात का हिस्सा है जो कत्ल के बाद मंगला के फ्लैट से चोरी गए थे। अच्छा, तुम्हें कहाँ से मिली ये? मुझे नहीं मिली, चंद्रेश रोहतगी ने बरामद की। उस प्राइवेट डिटेक्टिव ने? हाँ। बाकी माल? वो भी तकरीबन बरामद हो गया है। कहाँ से? तुम्हें मालूम होना चाहिए। मुझे? और किसे? छुपाने वाला कहीं भूलता है कि उसने कोई चीज कहाँ छुपाई थी? तुम्हारा दिमाग खराब है। मंगला के जेवरात उस जासूस का बाप नहीं बरामद कर सकता इस अंगूठी के जरिए, जो कि पता नहीं उन जेवरात का हिस्सा थी भी या नहीं। तुम चोर बहकाने की कोशिश कर रहे हो। कामयाब नहीं हो सकोगे। मेरे पर तुम्हारी ऐसी कोई पुड़िया नहीं चलने वाली। चल भी चुकी है। क्या मतलब? जेवरात का चोर ही ये दावा कर सकता है कि किसी का बाप उन्हें बरामद नहीं कर सकता, क्योंकि वो ही जानता है कि उसने उन्हें कहाँ छुपाया था। अब बोलो, कहाँ छुपाया? जमुना में गर्क कर दिया? जमुना के जिक्र से तत्काल उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए कि मुकेश को पूरा यकीन हो गया कि तीर निशाने पर बैठा था। उसका मन वितृष्णा से भर उठा। कितनी ही देर वो अपलक उसे देखता रहा। क्या देखते हो? निखिल तनिक विचलित भाव से बोला। तुम खूनी हो। मुकेश बोला। शट अप, मैं साबित कर सकता हूँ। नॉनसेंस, मैं अब निर्विवाद रूप से साबित कर सकता हूँ। तुम पागल हो। तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे वकील हो और तुम्हारा काम मुझे गुनहगार नहीं बेगुनाह साबित करना है। ये भी मेरी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं मेरी, कि मेरा वकील मुझे मुजरिम समझता है। पता नहीं कैसे तुम्हारे मन में ये गलत बेबुनियाद बात घर कर गई है कि मैं खूनी हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ। फिर खूनी को खूनी साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम होता है या डिफेंस का? ये तो वही बात हुई कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मैं केस से अलग हो सकता हूँ। ऐसा करके तुम कोई मेरा भला नहीं और भी बुरा करोगे। तुम क्या जानते नहीं हो कि स्टेज पर तुम्हारे केस से अलग होने का क्या मतलब लगाया जाएगा? एक ही मतलब लगाया जाएगा कि मैं मुजरिम हूँ। अदालत के कोई फैसला सुनाने से पहले एक तरह से तुम ही ये फैसला सुना दोगे और खुद अपनी उस धारणा की धज्जियां उड़ाओगे कि जब तक कोई गुनहगार साबित न हो जाए उसे बेगुनाह समझा जाता है। तुम गुनहगार हो। तुम क्या हो? मेरी तकदीर के मालिक, वो मजिस्ट्रेट जिसने मेरा इंसाफ करना है। कोई वकील ऐसे क्लाइंट को इंसाफ नहीं दिला सकता जो उससे झूठ बोलता हो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, सच को छुपाया, दाई से पेट छुपाने वाली हरकत की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चाहता हूँ ये बता के जाओ कि तुम मेरे वकील हो या नहीं हो। मालूम पड़ जाएगा। मुकेश अपने स्थायी ऑफिस में लौटा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।